सितंबर का महीना चल रहा था। सुबह रूह हवाएं ताजगी लिए चलती थी। खिजर वाक करते हुए अपने डेरे से वापस आ रहा था। दिन भर की बासी धूप जमीन से हिजरत कर रही थी और जमीन को जुदाई का रंग दे रही थी। शाम जो जुदाई का रंग है, आहिस्ता आहिस्ता भरकर हर शय को अपनी लपेट में ले लेता है। खिजर के हाथ में कुछ जर्द फूल थे, शायद उसने कपास से तोड़े थे। रास्ते में उसे निगार मिल गई। किन हवाओं में उड़ रहे हो आजकल खिजर साहिब? वो जासूसाना अंदाज अपना कर रास्ते में खड़ी हो गई। वो हमेशा इसी अंदाज में बात करती थी। उन हवाओं में नशे तुम चाहकर भी छू नहीं सकती। खिजर ने हमेशा से ज्यादा जानदार मुस्कुराहट से उसका दिल जलाया। उसे शायद अंदाजा था कि इस तरह वो कितना प्यारा लगता है, और जब दिल को प्यारा इंसान सामने तो हो मगर दस्तरस से दूर हो तो वाकई उड़ान तो लंबी ही हो गई है। तुम्हारे मजाज ही नहीं मिलते। हर वक्त जहां देखो फोन पर नजरें हैं तुम्हारी। ऐसी कौन सी दुनिया सिमट आई है इसमें? वो हस्बे मामूल चिढ़ गई और जब चुभते हुए अंदाज में इस्तफसार करने लगे, खिजर ने उसे फुर्सत से देखा। कितनी दुरुस्त बात की तुमने। दुनिया तो सिमट आई इसमें। मेरी दुनिया, बस तुम दुआ करो अब ये दुनिया मेरी जिंदगी में सदा कायम रहे। वो महफूज हो रहा था। साफ जाहिर था कि जिद कर रहा है। निगार सुलग गई। वैसे तुम क्या मुझ पर नजर रखकर अपना वक्त बर्बाद करती रहती हो? मेरे वक्त को छोड़ो, मुझे तो इसका अफसोस है कि तुम अपनी किस्मत बर्बाद कर रहे हो। क्या उसी चादर वाली लड़की से मिलकर आ रहे हो जो रातों को छुपकर तुम्हारे घर तक चली आई? निगार लफ्ज लफ्ज चुबा कर बोली। उसका इशारा उस रात की तरफ था जब सिमी चादर छोड़कर भाग गई थी। खिजर खुलकर हंसता चला गया। बड़ी अजीब सी लड़की थी जिस पर खिजर ने गुस्सा करना छोड़ दिया था कि उसकी जिंदगी में तो अब कोई और आ गया था। चादर वाली लड़की? वो हंसी के दौरान एंजॉय करते हुए बोला। वैसे जानती हो वो चादर वाली लड़की कौन है? वो उसे सताने लगा, इम्तिहान लेने लगा। वो 2 कदम आगे आई। तुम उसे कितना जानते हो? जितना जानने के लिए काफी होता है। खिजर ने हंसना बंद करते हुए संजीदा होना जरूरी समझा। खैर, तुम्हारे लिए अच्छा है कि अब बचपना छोड़ो और मेरा रास्ता भी। मुझे अफसोस होता है कि तुम अपना फजूल सा रोब मुझ पर जमाने में नाकाम हो, और अपने जज्बे भी। मेरे जज्बात फजूल हैं। वो गीली लकड़ी की मानिद चटक गई। खा जाने वाली नजरों से खिजर को देखा था। ये आज की बात नहीं है खिजर। मैंने सालों से अपने दिल में तुम्हें मुकाम दिया है। तुम कैसे भूल सकते हो वो बचपन जिसे हम दोनों ने एक साथ गुजारा और हम हमेशा एक दूसरे के साथी बने। वो शिकस्त खाने से पहले हथियार नहीं डालना चाहती थी। किस्मत तो किसी भी मोड़ पर अगले के हथियार तोड़कर उसे बेबस कर सकती थी। खिजर ने आंखें सुकेड़ी। बचपन से साथी? थोड़ी खुजाने कुछ सोचने लगा, फिर सरगोशी के अंदाज में जरा सा चेहरा आगे करके कहा, तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि मेरा बचपन यहाँ गुजरा ही नहीं, तो मैं यकीनन ख्वाबों में ही तुम्हारा साथी बना होगा। और रही बात तुम्हारे जज्बों की, तो वो तुम्हारी इसी बात की तरह ही झूठे हैं। देखो निगार, मेरे लिए मजीद तुम्हारी कोशिशें काबिल कबूल नहीं हैं। मजीद तुमने अपनी हट धर्मी से कदम पीछे ना किए तो मुझे नहीं पता तुम किस किस के सामने बेइज्जत होना पड़े। खिजर ने सख्त और 2 टोक अंदाज में उसे वार्न किया। उसकी बात का क्या मतलब था? खिजर की आंखों की सख्ती में सब लिखता था। उसकी बात का क्या मतलब था? खिजर की आंखों की सख्ती में सब लिखा था। निगार का चेहरा गहरा सुर्ख हो रहा था। और हाँ, खिजर उसकी साइड से निकलते हुए रुका और वापस पलटा। वो तुमने उस लड़की की चादर के साथ क्या किया? आंखों में दिलचस्पी, नाक पर शरारत, होंठों पर मचलती मुस्कुराहट। जो करना हुआ वक्त आने पर कर दूंगी। इतनी आसानी से वो जीत नहीं सकती और मैं हार नहीं सकती। पहला जुमला उसे बोलकर बाकी उसने दिल में दबा लिया था। एक जुमला गलत उस गलत लड़की के लिए जो उनकी जिंदगियों में कहीं थी ही नहीं। खिजर सही उसे बेवकूफ का लक़ब देता था। वो सर हिलाकर मुड़ा और कंधे उचकाता हुआ गुनगुनाकर निगार की पहुंच से दूर, बहुत दूर होता गया। ये जंग तो किसी और ने जीत ली थी और शिकस्त किस पर गिरनी थी? वो चारों लॉन में कुर्सियों पर बैठे थे। पहले एक एक बाजी लूडो की खेली गई। सब ने खूब बेईमानी से एक दूसरे को फंसाने की कोशिश की और अपने साथी को बचाने की। फिर ये गेम उल्टी होकर सांप सीढ़ी पर पहुंच गई।
कई बार सांप ने उन्हें अरूज से सिफर पर पहुंचा दिया, ठीक जिंदगी की तरह जो अक्सर आसमान से उठाकर जमीन पर फेंक देती है। 100 से सिफर और बाज औकात तो सिफर भी मिट जाता है, कोई हिसाब बाकी नहीं रहता। बहरहाल सब ने खूब इंजॉय किया। ठंडे मौसम की हवा में शमरेज के पालतू परिंदे अपनी बोलियों से उन्हें स्पोर्ट कर रहे थे। सिमी और शमरेज साथी थे, जबकि शुमाइला और सानिया। शमरेज ने कई बार आंख बचाकर सानिया को इशारा किया कि उसकी गोट मरने वाली है, मगर वो एहसान कर रहा है कि छोड़ रहा है। हालांकि वो मोहब्बत कर रहा था। सानिया की हथेलियों पर पसीना उतर रहा था। बेईमानी करना कोई तुम लोगों से सीखे, एक छोटी सी गेम को लेकर इतने झूठ, छी छी छी। शुमाइला ने अंगूठा लहराकर दोनों को शेम शेम की। सिमी और शमरेज के कहकों में, हंसने में एक दूसरे का साथ दिया। नाकाम लोग इसी तरह अपनी हार के जवाब ढूंढते हैं। शमरेज ने जुमला कसा और बाजी समेटकर जमीन पर रखी। गुफ्तगू का रुख सिमी की तरफ मुड़ गया। ऐसे यादगार लम्हात की मुद्दत बहुत कम रह गई है। मेरी प्यारी बहन तो चली पिया देश सुधारने, हमारी हवेली इसकी शक्ल देखने को तरस जाएगी। शमरेज ने मुस्कुराती निगाहों से सिमी से लगावट का इजहार किया तो वो लाड से उसे देखने लगी। इतनी हिम्मत किसमें है कि मुझे मेरे भाई के घर जाने से रोके? तुम इस बात पर यकीन रखो कि तुम्हारी एक नहीं 3 सगी बहनें हैं। सिमी की बात पर उछल पड़ा और मसनूई खांसने लगा। अहम 3 नहीं 2 बहनें। ये सानिया तो मेरी बहन बनने पर बिल्कुल तैयार नहीं है। वो मैंने खेज लहजे में सानिया को सुनाकर सफाई से नजर बचा गया। सानिया के चेहरे का रंग बदल गया। कोई नहीं, तुम उसे तंग जो इतना करते हो। शुमाइला और सिमी ने कुछ महसूस नहीं किया था। उसने शुक्र का सांस लिया और अब उसे हंसी आने लगी। वैसे सिमी, ये बहुत जल्दी नहीं है, अभी से मतलब कुछ इंतजार किया जा सकता था। शुमाइला ने उसे मुखातिब किया। इस पर सिमी क्या कह सकती थी? कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल करनी ही है, और फिर एक फर्ज अदा हो तो फिर दूसरे की बारी आती है। एक बार फिर शमरेज मैंने खेज हुआ। शुमाइला ने हाथ उठाकर कहा, ओके बाबा जी, आपने फरमाया है तो 100% दुरुस्त होगा, हम कैसे नाफरमानी कर सकते हैं। उसके लहजे पर चारों खिलखिला कर हंस दी। शादी के बाद जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां आती हैं। मैं दिल से ये चाहती हूँ कि सिमी खुशबाश रहे, मगर मेरी हुकूमत तो खत्म होने वाली लग रही है। शुमाइला ठंडी आह भर कर बोली। सिमी ने उसे टोका, क्यों भाई मैना कुमारी, मैं तब्दील हो जाऊंगी या मेरा दिल? तुम्हारा मुकाम तब्दील हो जाएगा, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। मैं बता रही हूँ सिमी, तुम्हारे अम्मा अब्बा तो फिर भी अच्छे हैं, मगर ये ताया और ताई अल्लाह की पनाह, मुझे भी ऐसे देखते हैं जैसे मैं कभी इनकी कोई चीज चुरा कर भागी हुई हूँ। मेरे घर से तो छुट्टी ही समझो, तुम्हें कभी इजाजत ना दे, लिख लो। शुमाइला ने पूरे यकीन से कहा तो सिमी धीरे से हंस दी। शुमाइला के खदशात वो भी पढ़ चुकी थी। मैं जानती हूँ, मगर अब ऐसा भी नहीं है। अब्बा है ना, वो मुझे इजाजत ले देंगे तुम्हारे घर आने जाने की, फिर तुम भी तो आओगी। सिमी ने उसकी तसल्ली कराई। हाय सिमी डियर, वो दिन भी थे, हम ही तुम्हारी जुबान पे थे, मौजूए दास्तान थे, अभी कल की बात है। शुमाइला उसका हाथ थामकर लहक लहक कर जुदाई में गुनगुनाने लगी। शमरेज ने भी टुकड़ा लगाया, और ये कि दिल लगाने की हमको मिली है सजा, कोई अपना बना के दगा दे गया। हाँ, फिर ये भी कि मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बनकर दगा न दे, न तेरी नवाजिश मुख्तसर मेरा दर्द और बढ़ा न दे। और शुमाइला, वो मिलन का चांद आधा है, अभी ये रात रहने दो, गिलों में रंग ज्यादा हैं, अभी ये बात रहने दो। दोनों नहायत गमगीन सूरतें बनाए पुरानी फिल्मों के अदाकारों की तरह रोते सिसकते शेर सुनाए जा रहे थे। सिमी हंस से लूट पुट हुई जा रही थी। क्या बदतमीजी है भाई, चुप हो जाओ। हंस हंस कर आंखों में पानी आ गया था। वो बामुश्किल डपट कर दोनों को चुप कराने में कामयाब हुई, जो अब दांत की नुमाइश करा रहे थे। हाँ जी, हम और कर ही क्या सकते हैं जब वो हमारे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस गई। मैं जा रही हूँ शुमाइला। सिमी हंसी का गला घूंटते हुए उठने लगी कि शुमाइला फौरन शराफत में आ गई। ओके ओके बैठो, मैं तुम लोगों को कोल्ड ड्रिंक पिलाती हूँ। शुमाइला हंसते हुए कहकर उठने लगी। सानिया ने उसे रोककर अपनी खिदमत पेश कर दी। आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। वो खड़ी हो गई। लव यू स्वीटी, ले आओ वो आइस क्यूब्स। शुमाइला ने पचकार कर उसे मोहब्बत दी। मौसम बहुत खूबसूरत रहा था और शुमाइला ठंडा एंजॉय करना चाहती थी।
ठंडी हवा के झोंके दोनों के बादलों से खेलते हुए उन्हें उड़ा रहे थे। शमरेज भी सानिया के पीछे उठकर चला गया तो सिमी ने उसे मुखातिब किया, और सुनाओ तुम्हारे खिजर साहिब के क्या हाल चाल हैं? सिमी ने अपने मखसूस अंदाज में पूछा और शुमाइला के लबों पर अनोखी सी मुस्कान रेंग गई। चाल तो शरीफाना है, हाल का अंदाजा तुम कर लो। वो झूठा सा कहका लगाकर हंसी तो सिमी को भी उसकी बेसाख्तगी पर हंसी आ गई थी। वैसे इस मर्तबा हमारा इरादा शहर जाकर मिलने का था, एक रेस्टोरेंट में। मैंने उसे ट्रीट देनी है, एक जबरदस्त सा लंच। शुमाइला फख्र से बोली। सिमी आगे होकर बैठी। तुम मोहब्बत में कितनी आगे बढ़ गई हो शुमाइला। वो गहरी नजरों से उसे देख रही थी। शुमाइला एक अदा से मुस्कुराई और अपने बालों को उंगली से मसलने लगी। मोहब्बत शुरुआत में बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ती है सिमी। हमें लगता है ये सिर्फ दिल में है, मगर ये हमारे अंदर कहां कहां फैल चुकी होती है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसे लग रहा होता है जैसे आप एक दूसरे को सदियों से जानते हों, आपकी रूहें बहुत पहले कहीं मिल चुकी हों, बस आपके जहन से वो याद महव हो और मोहब्बत अरूज पर पहुंचकर क्या इख्तिताम की तरफ गिरने लगती है। सिमी ने एक संजीदा सवाल किया। शुमाइला मोहब्बत की तारीफ में कहीं खो सी गई थी। मोहब्बत का अरूज क्या है और इसका इख्तिताम क्या, ये मैं नहीं जानती, मगर इतना जानती हूँ कि ये हमेशा जवान रहती है। ये एक जगह पड़ाव तो डाल सकती है, मगर खत्म नहीं हो सकती। तुमसे उसने इजहार मोहब्बत किया है? सिमी के अचानक पूछने पर शुमाइला चौंक गई। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कैफियत पहले ऐसी नहीं देखी मैंने। मोहब्बत के साइड इफेक्ट्स हैं ये। शुमाइला खिलखिलाकर हंसती चली गई। सिमी भी उसकी तमानियत भरी हंसी देखकर दिल से मुस्कुराई थी। अल्लाह ताला तुम्हें मोहब्बत के जाफरानी फूल अता करे, जिससे तुम मुझे हमेशा हंसती मुस्कुराती नजर आओ। इस दुआ पर शुमाइला ने उसके हाथ थाम लिए। तुम मेरी जिंदगी में हो, मुझे जिंदगी की हर खुशी मुयस्सर होगी कि मेरे लिए तुम्हारी जुबान से दुआ के इतने जरखेज अल्फाज निकलते हैं। मैंने खिजर से इस हफ्ते मुलाकात प्लान की थी, फूफो के घर रुककर। मुझे अंदाजा नहीं था तुम्हारी डेट फिक्स होने का। कोई जरूरत नहीं है खिजर साहिब, कहीं भागे नहीं जा रहे, तुम्हारी यहाँ मौजूदगी ज्यादा जरूरी है। सिमी ने आंखें निकाल कर उसे बावर कराया। जाहिर है ये कोई कहने वाली बात है, यूं ही तुमसे जिक्र कर रही हूँ, मेरे लिए तुम्हारी खुशी ज्यादा जरूरी है। शुमाइला ने हाथ दबाकर उसकी तसल्ली कराई। वैसे कहीं खिजर साहिब के इरादे ट्रीट के बहाने तुम्हें प्रपोज करने के तो नहीं? सिमी ने राजदारी से सवाल किया तो शुमाइला का कहका बेसाख्ता था। इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, मगर देखते हैं वो कब तक अपने अंदर रखता है। वैसे प्रपोज करने के लिए वहां जाना जरूरी तो नहीं। शुमाइला कितनी देर तक हंसती रही थी। जरूरी है, सिमी मजबूती से बोली। अब फोन कॉल पर या तुम्हें बाहर बुलाकर कुछ गैर मानवी सा लगता है, जबकि अक्सर लोग इसी तरह करते हैं, खूबसूरत माहौल में सुकून से बैठकर। देखते हैं तुम्हारे अंदाजे। दोनों सर जोड़कर दबी दबी हंसी के दौरान बातें करने लगी, यहाँ तक कि ये गुफ्तगू सरगोशी में ढलती गई। मौसम अपने तरंग में था, परिंदे गीत गा रहे थे और जमीन की सारी धूल आसमान छूने पहुंच गई थी। जमीन साफ शफाफ हो गई। सानिया फ्रिज से बर्फ निकाल रही थी जब किसी एहसास के तहत पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे में सीने पर हाथ बांधकर शमरेज बड़ी फुर्सत से उसे काम करता देख रहा था। चेहरे पर रंगों की बहुतात थी। सानिया पर बौखलाहट सवार हो गई। तुम जब यहाँ कोई काम करती नजर आती हो, बहुत अच्छी लगती हो। सिर्फ काम? क्या मुलाजमा लगती हूँ? सानिया ने दिल में तुनक कर सोचा। वो छोटे छोटे कदम उठाता उसके करीब आने लगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, तुम्हारा इस्तेहकाक से इस घर में कोई काम करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे तुम हमेशा के लिए यहाँ आ गई हो। वो उसकी सोच पड़ता हुआ लब कुशाई कर रहा था। सानिया घबरा गई। मैंने तो कुछ नहीं कहा। वो जल्दी से ग्लास ट्रे में सजाने लगी। शमरेज उसके करीब आकर उसी अंदाज में खड़ा हो गया। लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया। वो दिलचस्पी से तकने लगा। मैंने तुम्हारे बारे में अम्मी और बाबा से बात कर ली है। क्या? सानिया के हाथ बुरी तरह कपकपा गए। ट्रे उसके हाथ से छूट जाती अगर शमरेज उसके हाथ थाम न लेता। अरे आराम से, क्या हो गया है? मगर सानिया उरी रंगत के साथ उसे देख रही थी। आपको क्या जरूरत थी उनसे बात करने की? तभी मैं कहूँ वो मुझे इतनी अजीब नजरों से क्यों घूर रही हैं? सानिया अच्छी खासी परेशान हो चुकी थी। शमरेज का कहका बरामद हुआ। घूर रही थी?
माइंड योर लैंग्वेज लड़की, वो तुम्हारी होने वाली सास है। शमरेज उससे शरारत पर आमादा था। सानिया रूहान सी हो रही थी। मैं सच कह रही हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसके रुखसारों पर यकलख्त खुफगी की परछाई नजर आने लगी। शमरेज का दिल इस नाराजगी पर डूब कर उभरा था। पहली बार उसके खफा होने पर वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका था। सानिया, शमरेज ने बेसाख्ता उसके हाथों पर दबाव डाला था। सानिया चौंक गई और उसकी नजरें उठाने पर शमरेज ने बेइख्तियार उसके हाथ छोड़ दिए थे। यार, क्यों इतना फील कर रही हो? मैंने जब उनसे बात की दोनों बहुत खुश हुए, बल्कि बाबा ने तो कहा कि इससे अच्छी चॉइस कोई और हो ही नहीं सकती थी। फिर अम्मी तुम्हें अजीब नजरों से क्यों देखेंगी? वो आखिर में फिर हंस पड़ा था। सानिया हनूस अपसेट रही। चलो अब मुस्कुरा भी दो प्लीज, वरना मेरी खुशी जाया चली जाएगी। मुझे लगा तुम्हें खुशी होगी। वो मायूस सा हो गया। सानिया ने नजरें उठाई थी। शमरेज, बात ये नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हमेशा लड़की को गलत समझा जाता है। इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी, अभी तो बहुत वक्त है। सानिया ने उसे समझाने की कोशिश की। यानी मेरी कोशिश बेकार गई? शमरेज ने पूछा। ये तो नहीं कह रही मैं। उसका बुझा लहजा देखकर सानिया मध्यम सा बोली। तो खुशी हुई तुम्हें? हाँ नहीं, बेसाख्ता उसकी जुबान फिसली, मगर फौरन उसने इनकार किया। तब तक शमरेज की जानदार हंसी उसके कानों में पड़ चुकी थी। एक नंबर का नाटकबाज था वो। देखो सानिया, इससे पहले कि किसी भी तरह की देर होती मैं रिस्क नहीं ले सकता था। तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ से या मेरी लिए अम्मी कोई और पसंद कर लेती तो मुश्किल होती। जब ये मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बगैर रहना मेरे लिए नामुमकिन है। वो बेबसी से अपने जज्बात का इजहार करने लगा। सानिया को उस पर तरस आ गया। अच्छा ठीक है, आप बाहर चलकर बैठिए, मैं ये लेकर आती हूँ। वो लोगों पर हल्की सी मुस्कान साथ लिए बोली थी। शमरेज का चेहरा खिल गया। अब तुम बताओ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं मुझसे? तो मत शर्माओ। नहीं, उसने सर झुकाकर एतराज किया। मुस्कुराहट बमुश्किल रोकनी पड़ रही थी। शमरेज ने खुशी से नारा लगाया, थैंक यू सो मच। सानिया घबरा गई। अब बाहर जाएं, कोई सुन लेगा। उसके दिल में डर सा बैठ गया था। चलो ना साथ चलते हैं। वो बेकरार हो गया। सानिया ने आंखें दिखाई। ओके ओके, जा रहा हूँ, अकेला बाहर जा रहा हूँ। वो हाथ उठाकर मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। सानिया भी बाहर निकली। नुदरत बेगम कमरे से निकली। पहले शमरेज और फिर सानिया को देखा। दोनों जरा से फासले पर आगे पीछे जा रहे थे। वो कुछ कह नहीं सकती थी, मगर हलक में करवाहट घुल गई। सानिया को अपनी पुश्त पर नोकीली सी निगाहें पेवस्त होती महसूस हुई। ना जाने क्यों, तपश से भरी और तीखी। औरत को बहादुर होने का दर्स दिया जाता है। उसे किसी से नहीं डरना चाहिए सिखाया जाता है। कोई भी मुश्किल आए डट कर मुकाबला करे, कोई भी परेशानी हो मैदान न छोड़े। मगर एक चीज है जहां पर आकर औरत हार मान जाती है और उसे डरना पड़ता है। ताजवर नलके में बैठी झाग बड़े कपड़ों को मुसलसल मसल मसल कर धो रही थी। कपड़ों का अंबार था जो उसकी पुश्त पर पड़ा था। नीलम को उसके शोहर ने मार पीट करके घर से निकाल दिया था, या वो खुद घर छोड़ आ गई थी। मगर पिछले कई रोज से वो यहीं थी और सास का हुक्म था कि हर तरह से उसकी खिदमत उन पर फर्ज है। लिहाजा उसके कपड़े भी ताजवर को धोने पड़ रहे थे। बख्तावर उसके साथ बैठी बातें कर रही थी। ताजवर कपड़े धो लेती तो बख्तावर झटक झटक कर तार पर फैला देती थी। कुछ औरतें बहुत खुशकिस्मत होती हैं जिन्हें मेके का सहारा होता है। कम अज कम उन पर इतनी ज्यादती तो नहीं होती। ताजवर ने बख्तावर की बात का जवाब ये दिया था। बख्तावर ने तलखी से सर झटक कर उसकी बात की नफी कर दी थी। पहले मैं तुमसे इत्तफाक करती थी, मगर ये बात पूरी तरह ठीक नहीं है ताजवर, वो खला में घूरते हुए कह रही थी। इस घर में रहते हुए वो बख्तावर ही नहीं थी जो ब्याह कर आई थी। ताजवर से उसे इश्क की हद तक मोहब्बत थी। वो ताजवर को देखने बैठती तो तकती चली जाती थी। ताजवर को भी ऐसा ही लगता जैसे उसके सामने दूसरी शकीला बैठी है। उसी की तरह सवाल करती और फिर खुद ही जवाब तलाश करती हुई। ये जो हमारा मुआशरा है ना, ये अभी इतना आजाद नहीं हुआ कि बीवी के कोई हकूक मानने पर आमादा हो। ये औरत को शरई हक भी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता। और मुआशरा कहीं ना कहीं ऐसा हो तो भी हमारा माहौल ऐसा नहीं है। तुम्हारा मेका नहीं है, मगर मेरे भाई जिंदा सलामत हैं। मगर हम शादीशुदा औरतें हैं, और जो शादीशुदा औरतें होती हैं ना, उन्हें डरना पड़ता है।
वो अपनी जिंदगी में खुशबाश हैं और चाहते हैं कि हम भी हर सूरत में समझौता करें अपने हालात से। तो औरत को जो बहादुर होने का सबक पढ़ाया जाता है, उसे डराया भी जाता है। औरत को डरना पड़ता है 3 लफ्जों से ताजवर। तलाक उसका सबसे बड़ा खौफ है। वो अपने अंदर के खौफ को अल्फाज की शक्ल देखकर काफी देर के लिए खामोश हो गई। ताजवर फीका सा मुस्कुराई और उसके पास तसल्ली देने के लिए कुछ भी नहीं था सवाए अल्लाह से हदायत की दुआ मांगा करो बख्तावर। आप भी ये दुआ मांगती हैं? बख्तावर ने कुछ सोच कर पूछा। ताजवर ने धुले कपड़े उसके हवाले किए थे। मैं इस माहौल में रहने की आदी हो गई हूँ बख्तावर। एक गहरी सांस ली। तो क्या दुआ मांगना छोड़ दी? उसकी सुई अटक गई थी। जन्नत मकीन अब्बा मियाँ दुआ कभी ना छोड़ने की ताकीद करते थे। मैं उनके लिए दुआ मांगना कभी नहीं छोड़ सकती। और अपनी बहन के लिए, हाँ उसके लिए भी। मेरा दिल उसकी तरफ से ठंडा है। उसकी खुशियों का बगीचा हमेशा हरा भरा रहेगा। तुम्हारा दिल नहीं करता उससे मिलने का ताजवर? बख्तावर कभी कभी उसके सब्र पर हैरान होती थी। नहीं, वो सुकून से बोली, हमारे मिलने पर मेरे पास उसे देने के लिए सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं। बेहतर है कि वो अपनी जिंदगी में खुश रहे। ताजवर जो अब जवाब देकर जोर जोर से नलका चलाने लगी। ऐसी हालत में भी वो हर मुशक्कत भरा काम कर रही थी। हमीदा का दिल चाहता कि सारा काम वही करे और बख्तावर कदम भी जमीन पर ना उतारे, लेकिन बख्तावर का अपना जमीर जिंदा था। हमीदा गन्ना लेकर बख्तावर के पास आई और उसके आगे रख दिया। ये लो, ये दांतों से छील कर खाओ। इसका रस ठंडा होता है और दांत भी मजबूत होते हैं। और इधर उधर देखते हुए दुपट्टे के पल्लू से गेंद नुमा कोई चीज गांठ से खोलने लगी। ये सेब है, खा लो, सेहत के लिए अच्छा होता है। हालत देखी है तुमने अपनी? उनकी डांट पर बख्तावर ने एक चीज उठा ली। ये सेब आप ताजवर को दे दें। सारा दिन काम करती है, एक चीज पर उसका हक है। उसका नाम मत लिया करो। शोहर उसका रोज रात को लेकर आता है। बड़ी घुन्नी मीसनी है। सद्दाम बेचारा तो मेहनत मुशक्कत में तुम्हारी देखभाल भी नहीं कर पाता, पर हाकिम भाई तो हमारे सामने खाली हाथ ही आते हैं। वो हैरानी से देखने लगी। ए लो, तू बड़ी अजीब लड़की हो। कम अकले, वो तेरी देवरानी है, बहन नहीं जो तू अपने मुंह का नवाला छीन कर उसे खिलाना चाहती है। हट्टी कट्टी है, क्या हुआ है उसे? बस अपनी हालत पर ध्यान दिया कर। कितनी प्यारी सूरत हो रही है तेरी। अल्लाह के हुक्म से बेटा ही होगा। उन्होंने बख्तावर को चटाचट चूम लिया। बख्तावर उसका मुंह देखती रह गई। अब मुंह क्या देखती है, अपना ख्याल रखा कर। उजरी हालत बना रखी है। मर्दों को ऐसी बीवियां भाती नहीं। उससे मोहब्बत करो, खिदमत करो, खुशियां दिखाओ ताकि वो तुम्हारी कदर करे। काश उनमें से कोई बातें अपने बेटों को भी समझाई होती। बख्तावर ने खुद कलामी की जो हमीदा ने सुनकर भी अनसुनी कर दी थी। नीलम की दिलजोई में पूरा घर लगा था। बख्तावर ने उसके भाइयों को परेशान देखा तो ताजवर से इस्तेहज़ाहिया गोया हुई। दूसरों की बेटियों पर इतना जुल्म करेंगे तो अपनी कैसे सुख से रह सकती हैं? खुद मारें तो अच्छा है, दूसरे करें तो गुस्सा सातवें आसमान पर। बख्तावर का अंदाज इतना जला कटा था कि ताजवर के होंठों पर मुस्कुराहट सी रेंग गई। चुप हो जाओ। नीलम ने अपनी पसंदीदा भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुन ली तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ताजवर ने सरगोशी की थी मगर नीलम ने देख लिया। चील की तरह झपटी। किस बात पर हंस रही हो? बहुत मजा आ रहा है मेरी हालत देखकर। अरे, मेरे भाई की जिंदगी हराम कर दी और अब मेरी बुराइयां कर रही हो। तुम में कितनी बुराइयां हैं जो मुझ पर शक हो रहा है कि मैं वो कर रही हूँ? ताजवर ने सुकून से पूछा। नीलम के सुकून को आग लग गई। सब जानती हूँ मैं तुम्हारी अदाएं। ये मत सोचना कि कुदरत तुम्हारा बदला मुझसे ले रही है। खुदा उस किए का बदला अच्छों से नहीं लेता जो खुद इंसान अपने करतूतों के हाथों पाए। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारा अपना किया धरा था। फिर तो मुतमिन हो जाओ, चला क्यों रही हो? बख्तावर उसके सामने खामोश ही रहती थी। वो एक बार अपनी सजा पा चुकी थी। मैं चला नहीं रही, सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ कि मेरे बारे में बुरा सोचना छोड़ दो। तुम अपने साथ मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। वो लाल अंगारा आंखों में कच्चा चबा जाने के दरिप्पे थी। ताजवर सीधी हुई और हाथ झाड़े। गो कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, मगर एक मशवरा दूं। ताजवर ने बहुत कुछ अपने अंदर उतारते हुए सिर्फ बहस समेटनी चाहिए। बुराई तुम्हारे शोहर में नहीं है और बुराई तुम में भी नहीं है। ताजवर के हमवार लहजे पर नीलम लब खोले बगैर सुनने लगी। ताजवर उसे बेकसूर करार दे रही थी। हैरत,
बुराई इसमें है। उसने उंगली उठाकर मुंह की तरफ इशारा किया। तुम्हारी जुबान में, यही सारे शर की वजह है। एक जुबान तख्त पर बैठाती है और दूसरी यही हाल करती है जो तुम्हारा है। अब तुम मेरा और अपना मुकाबला शायद बेहतर तरीके से कर सको, और फैसला भी। नीलम बावजूद ख्वाहिश के ताजवर को थप्पड़ मारने जैसा जवाब नहीं दे पाई थी। वो आईना जो सामने रख कर चली गई। शाम को उसका शोहर उसे लेने आया तो खूब तमाशा हुआ। बहुत सुनाया गया, बहुत सुनवाया गया। वो वही जुबान बोल रहा था जो ताजवर ने उसे सुनाई थी। नीलम ने चला चला कर सारा इल्जाम उसी पर धर दिया था। रात के झुकने तक वो तो धमकी में आकर शोहर के पीछे कपड़े बांधती रोती धोती चली बनी, मगर ताजवर के खिलाफ खूब कान भर गई थी। हमीदा तैश जब्त किए पूरा वक्त टिक कर ना बैठी थी जब तक हाकिम के कान में सारा मामला गोश गुजार ना किया। तुम्हारी बीवी को मेरी मासूम बच्ची का इस घर में आना गवारा नहीं। अभी तो माँ जिंदा है। जब मैंने आंखें बंद की, ये तो चुटिया से पकड़कर निकाल बाहर करेगी। मेरी बच्ची खून के आंसू रोती हुई गई है उसे बदबख्त के पीछे। रो रो के हमीदा का बुरा हाल हो गया। ताजवर कमरे में थी। क्या किया है ताजवर ने? हाकिम का दिमाग सुनसुना उठा। नीलम बगैर हाकिम से मिले इजाजत लिए रोती हुई इस आदमी के साथ चली गई जो उसके साथ बेरहमाना सलूक रवा रखता था। कोई छोटी बात तो नहीं होती होगी। नीलम को मुंह भर भर कर जताया कि उस पर ढाए गए पहाड़ों जैसे जुल्म का नतीजा है जो नीलम पर लुटाया जा रहा है। वो बस जुबान है, वही लड़ती है। उसका शोहर तो दूध का धुला है। अरे मैं तो जरा देर को उसे समझाने गई थी कि शोहर से बैठकर बात कर ले। मुझे क्या पता था कि ये अंदर जा घुसेगी और उसके शोहर के कान भर देगी। जो वो साथ न चलने पर फैसला सुनाने के दरिपे आ गया। ताजवर नीलम के शोहर को बेयकीनी की आखिरी हदों पर पहुंचकर उसके माथे की सिलवटें मोटी मोटी होती गई। अगर नहीं भड़काया तो उसे क्या ख्वाब आया था? हमारा खानदान ही घटिया है। अपनी बहन को आजाद करा के उसने कितने बड़े नुकसान से खुद को बचाया। अब वो वहाँ खुशबाश गुजर रही है और यहाँ उसकी जिंदगी जहन्नुम है। हमीदा बहुत बुरी लगती थी, मगर उसकी जुबान में इतनी ताकत थी कि बोलती तो कहीं बिना लड़खड़ाती। हाकिम के जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमटने लगा। उसे कैसे पता चला वो वहाँ खुश है? हाकिम ने बहुत तंजिया अंदाज में माँ को देखा। जाओ जाकर उसी से पूछो। जितना लिहाज हम करते हैं ये उतना ही फायदा उठाती है। मिलती रहती होगी बहन से, वही खबरें देती होगी। हमारे मुंह पर कह दिया कभी ना मिलने आना। मैं जानती हूँ ये औरत तेरी कभी ही बनी ही नहीं। ना जाने किस किस से अंधेरे में ताल्लुक जोड़ रखे हैं। वो चला चला कर हाँप गई और थक कर सर थाम कर खड़ी हो गई। शायद उनकी जुबान खुश्क हो गई थी, वरना वो बिला तुकान बोले जाती। हाकिम गुस्से में चूजों के टोकरे को ठोकर मारता हुआ अंदर बढ़ गया और बाहर निकलती बख्तावर जी जान से कांप गई। हाकिम के मुंह जोर गुस्से का वो सामना नहीं कर सकती थी, मगर ताजवर की हालत का सोचकर बेबसी के आंसू उसकी आंखों में कप कपाने लगे। वो हिम्मत करके जितनी जल्दी कदम उठा सकती थी आगे बढ़ी। अंदर हाकिम ने ताजवर को गर्दन से दबोच लिया था। वो पर कटे परिंदे की तरह उसके शिकंजे में आकर फिरफिराई। माथे गर्दन की रगें उबर कर नुमाया हो गई थी। और कितना इम्तिहान बनोगी मेरा? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? मेरे और मेरे घर वालों के लिए जब भी तुम मुसीबत बनोगी, मैं तुम्हें सुकून का सांस लेने नहीं दूंगा। हाकिम, वो अपनी अटकती सांसों के साथ उसका हाथ खींचने लगी, मगर इन हाथों में इतना दम नहीं था। हाकिम उसे घसीटता हुआ पीछे कदमों ले गया और पेटी से लगाया। पेटी की नोक ताजवर की कमर में जोर से लगी तो एक करा उसके लबों से निकल गई थी। उसी वक्त पूरा घर फलक शगाफ चीखों से लर्ज उठा। करम इलाही का घर दो कच्ची कोठियों पर मुश्तमिल था। आदम के कद बराबर चार दीवारी और हर चार दीवारी के साथ दरख्तों की कितार थी जो चारों तरफ से कच्ची दीवारों को ढांपे हुए थी। मगर भी दीवार के कोने में टाली को छांव में नलका लगा हुआ था। वसी सेहन का ज्यादा हिस्सा खूब दूर झाड़ियों की लपेट में था। सेहन के अंदर भी छोटे बड़े कई दरख्त थे। करम इलाही के हाथों में बड़ी बरकत थी। अपने हाथों लगाए जवान दरख्त वो कई बार कटवा कर पैसे कमा चुका था लकड़ी वालों के हाथों, मगर वो हर साल बड़े होकर हरे भरे हो जाते थे। करम इलाही के घर का छोटा सा दरवाजा खुला हुआ था।
वो हर किसी को खुला ही मिलता। करम इलाही वहमी तो आला दर्जे का था, मगर दरवाजे हमेशा खुले रखता था। शायद उसे इस घर में किसी चीज को महफूज रखने की फिक्र ना थी, ना वहाँ कुछ ऐसा था जो कुंडे दरवाजों में रखा जाता। सेहन पत्तों से अटा हुआ था, सब्ज, जर्द और मटियाले, गले सड़े। वो इन पत्तों को कच्चे कोठों के दरवाजों से आगे हटाने के लिए लंबा सा झाड़ू लिए बाहर निकला और बुरबुराते हुए झाड़ू फेरने लगा। ए अल्लाह, इतनी लंबी जिंदगी भी दी तो क्या फायदा जब जिंदगी का साथ ही नहीं दे रहा। ये घर है, जागीर है, सब कुछ है, मगर जब इसे संभालने वाली नहीं। वो अपना हमेशा का शिकवा दोहराते हुए दोहरी कमर के साथ झाड़ू किए गया। साथ ही ठुसकेदार खांसी का हमला। एक इंसान है जो करीब नहीं भटकते, एक ये बीमारियां हैं जो करम इलाही पर आशिक हैं, छोड़कर ही नहीं जाती। मजनू का लैला की कलियों की तरह वो अपनी मसाल पर बेसाख्ता सोचने लगा और फिर बलगम थूकते हुए ठंडी आह भरी। कहाँ हो मेरी लैला, कहीं ऐसा ना हो मैं निकाह पढ़वा लूं और तुम देर कर दो। वो ऊंची आवाज में कहकर फिर खांसने लगा। उसी वक्त कहीं से आवाज आई थी, मैंने कहा आदाब पड़ोसियों। कोई शौक सा लहजा था। करम इलाही हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगा। इधर दीवार पर तंदूर वाली दीवार पर वो पूरी की पूरी बत्तीसी निकाले देख रही थी। दीवार पर सर रखा था, बाकी धड़ तो गायब था। कौन हो तुम? करम इलाही ने माथे पर हाथ ले जाकर छांव बनाई और उसे घूरा, जो बेतकल्लुफी से देख रही थी। मैं चंदा हूँ जी, आपकी दीवार पार परोसन। कुछ ही दिन पहले आई हूँ, घुल मिल जाती हूँ। नाम चंदा है, मगर आप सचमुच में दिया जाने वाला चंदा ना समझ लीजिएगा। वो अपनी तरंग में बोली और एक अदा से अपना परांदा फिजा में लहराया। घुंघरू छन छन बजे थे। शीशों पर धूप पड़ी तो करम इलाही की आंखें चुंदे आ गई। तो मेरा तुझसे क्या वास्ता, यहाँ पर क्या कर रही है? करम इलाही ने नागवारी दिखाते हुए पूछा, हालांकि उसे तजस्सुस हो रहा था। मैंने सुना है आप शादी की ख्वाहिशमंद हैं, मगर ये बस्ती के सारे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। ये 2-3 दिनों में मैंने ये सब दोस्ताना ताल्लुक बना लिए हैं, तो लोगों से सुना। हाय, आप तो बिल्कुल मेरे जैसे निकले। वो मुंह बनाकर परांदा झटकने लगी। करम इलाही ने आंखों की पुतलियां सकेड़ी। वो कैसे? देखो ना, मैं भी शादी करना चाहती थी, मगर ये जालिम समाज मेरे रास्ते में हायल हो गया, इसलिए भागकर निकाह किया और आ गई अपने मुजम्मिल के साथ यहाँ। आपका तो दुख समझ ही सकती हूँ ना। भागकर? करम इलाही का मुंह खुल गया। कितनी दीदा दिलेरी से अपने कारनामे बता रही थी। चंदा दीवार पर हाथ जमाकर जरा सा उछली और दीवार पर चढ़कर बैठ गई। हाँ जी, तो और क्या? घी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो, टेढ़ी करने से भी नहीं निकलेगा। उस इसलिए अच्छा है कि कनस्तर ही काट दो। अब बैठे रो रहे होंगे पीछे हमारे वड्डे वडेरे। मैं तो बड़ी खुशबाश हूँ। वो मजे से बोलती हुई खुशबाश भी लग रही थी। करम इलाही को अच्छा तो बहुत लग रहा था, मगर वो झंझला गया। तो मेरा सर क्यों खाने आई है? आपको यही बताने के लिए कि आप भी ऐसे ही कर लो। भाग कर? करम इलाही के मुंह से फिसला। ओ ना जी, तुसी किथे भाग सकोगे? 2 कदमों पर तो ठुड्डे खा रहे होंगे। लड़की स्पीड पकड़कर किसी अगले के साथ भाग लेगी। वो ऊंचा सा बेढंगा कहका मारकर हंसती चली गई। करम इलाही को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। झाड़ू जोर से जमीन पर पटका। मुझे मजाक की आदत नहीं, अपनी शक्ल गुम करो मेरी दीवार से। ओहो, सही कहते हैं लोग, आप बड़ी जल्दी बुरा मानते हो। मैं तो ये कह रही हूँ कि इसके लिए आपको मुझसे कुछ गुण सीखने होंगे। आखिर मैं तो इस मैदान की पक्की खिलाड़ी हूँ। आप इजाजत दें तो आपको सिखाने आ जाया करूँ। वो थोड़े हाथ पर रख कर पूछने लगी। पहली लड़की थी जो करम इलाही की बदमजाजी से डर भी नहीं रही थी और उसके हक में भी बात कर रही थी। वो तन्हाई का शिकार बुरा था, मगर बादल नाख्वास्ता बोला, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। चलो जी, मैं तो दिन भर अकेली होती हूँ। मुजम्मिल परचून की दुकान खोल रहा है, सोचा एक साथ अच्छा वक्त गुजर जाएगा। आपका काम भी कर दिया करूंगी, सवाब ही होगा। वो मायूसी से वापस जाने लगी। करम इलाही ने उसे जल्दी से पुकारा, चलो ठीक है, आ जाया करो, मगर मेरी चीजों से छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं है। मुझे चाय बहुत पसंद है। तुमसे चाय बनवाकर फैसला करूंगा तुम कितने फायदे की हो। फिक्र ही ना करो, ऐसी चाय पिलाऊंगी कि मुंह में रस घुल जाएगा। वो छलांग लगाकर सेहन में कूद गई और परांदा लहराते हुए नलके की समत भरने लगी।
اس کا لباس بہت شوق سا تھا اور ادائیں بھی ایسی ہی تھی، نلکا چلاتے ہوئے منہ لگا کر پانی پینے لگی۔ یہ کرم الہی اور چندا کی دوستی کا آغاز تھا۔ پھر تواتر سے اس کے گھر آنے لگی۔ شکل و انداز سے جتنی کھلنڈری سی لگتی تھی اتنی ہی سلیقے دار اور پھرتیلی، ہاتھ میں ذائقہ بھی برابر کا تھا۔ کرم الہی کے گھر میں چلتی تو اس کے دل میں شدت سے دبی خواہش امڑنے لگتی، ایسی ہی لڑکی اس کی زندگی میں آئے۔ چندا بہت باتونی تھی، کرم الہی کو بہت ہنساتی، باتیں کرتی۔ مزمل بھی زیادہ تر وہیں پایا جانے لگا۔ کھانا کرم الہی کے گھر بننے لگا، وہ تینوں افراد وہی کھانے لگے۔ کرم الہی کے گھر چندا کی آمد بارونق ثابت ہوئی، بہت جلد بابرکت بھی ثابت ہونے والی تھی۔ یہ دوستی 3 لوگوں سے شروع ہوئی تھی، بہت جلد اس میں چوتھے کردار کا اضافہ ہونے والا تھا۔ وہ ہوا تو ان تینوں کی منشا سے، مگر پھر اسی کے ہاتھوں ان تینوں کو جڑ کر بکھرنا پڑا۔ چیخوں کی آواز بختاور کی نہیں تھی، مگر سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ حمیدہ نلکے میں گر گئی تھی، لیکن صرف پاؤں نہیں پھسلا تھا۔ کئی دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد جب انہیں گھر لایا گیا تو ان کی حالت دیکھنے والی نہیں تھی۔ ان کی ٹانگ کی ہڈی تو ٹوٹی ہی تھی، ساتھ خطرناک طریقے سے فالج نے اٹیک کیا تھا۔ ان کے جسم کا ایک آدھا حصہ پوری طرح مفلوج ہو کر رہ گیا تھا، زبان ہلنے سے قاصر تھی، وہ بالکل دوسروں کے رحم و کرم پر آ گئی تھی۔ تاجور نے دیکھا تو دل تھام کر رہ گئی تھی۔ اچھی بھلی بولتی چلتی حمیدہ خاتون لاگر بن گئی تھی، آنکھوں سے بار بار آنسو بہنے لگتے اور وہ رونا شروع کر دیتی۔ تاجور کو بے حد افسوس ہوا۔ حاکم کی حالت بہت بری تھی، وہ کتنے دن ہاسپٹل میں بھاگم بھاگ کرتا رہا تھا، آنسو ضبط کرتا رہا۔ صدام بھی پریشان تھا، مگر ماں کا چہیتا تو حاکم تھا، حاکم بھی جان چھڑکتا تھا ماں پر۔ اس حالت میں دیکھ کر وہ کس قرب سے گزر رہا تھا، اس کی شکل دیکھ کر کوئی بھی اندازہ کر سکتا تھا۔ حمیدہ کو چارپائی پر لٹایا گیا تو بار بار تاجور کو دیکھ کر زبان ہلاتی تھی۔ حاکم نے سمجھنے کی بہت کوشش کی، مگر اندر سے آواز برآمد نہ ہو سکی۔ اس نے رندے گلے کے ساتھ تاجور کو اشارہ کیا، وہ آہستگی سے ان پر جھک آئی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں چچی؟ آپ آرام کریں، اللہ آپ کو بہت جلد صحت یاب کرے گا۔ میں آپ کے لیے یخنی بنا لاتی ہوں۔ اس نے نرمی سے ان سے بات کی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیسی بے بسی کا وقت آ گیا تھا کہ الفاظ کو زبان نہ مل رہی تھی۔ حاکم نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اور سسکنے لگا، اسے شدت سے رونا آ رہا تھا، دکھ بے انتہا تھا۔ تاجور چند قدم دور کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی، پھر بے آواز قدم اٹھاتی حاکم کے پاس گئی اور کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ حاکم نے بے قراری سے اس کے ہاتھ تھامے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ حاکم کے گرم آنسو تاجور کے ہاتھوں کی پشت پر گرنے لگے، اس کے ہاتھ پر حاکم کے دکھ سے جھلسنے لگے، مگر اس کی آنکھیں خشک رہی، دل میں کوئی ہلچل نہیں مچی، کچھ محسوس نہیں ہوا۔ وہ بے حس و حرکت کھڑی رہی، نہ دکھ نہ تعصف نہ ہمدردی، منہ سے کچھ نہ بولی۔ حاکم کو اس وقت جذباتی سہارے کی ضرورت تھی، اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اپنے دکھی وقت میں سہارا لینے کے لیے پہلے دوسروں کا سہارا بننا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے آنسو پونچھنے کے لیے کسی کے ہاتھ چاہتے ہیں تو پہلے کسی روتے انسان کے لیے کندھا بنے۔ کتنی دیر تک املتاس کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر ہم نے باتیں کی، کچھ یاد نہیں، بس اتنا اندازہ ہے چاند ہماری پشت سے ہو کر آنکھوں تک آ پہنچا تھا۔ سرد راتوں کا زرد چاند اپنی ٹھنڈی چاندنی کے اوراق املتاس کے پیر پر انڈھیل رہا تھا۔ صحن میں پورے چاند کی چاندنی ہر ایک شے کا عکس دکھا رہی تھی۔ افق پر چاند اتنا چمکیلا اور روشن تھا کہ تاروں کی ضیاء مدھم پڑ گئی۔ چاندنی راتیں سیمی کا عشق تھی۔ وہ دونوں اس وقت برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے، ثانیہ کا سیمی کے کندھے پر سر ٹکا ہوا تھا۔ وہ جب محبت کا اظہار کرتی تھی اسی طرح لاڈ سے کرتی۔ اماں کہتی ہیں انہیں بیٹیاں نہیں چاہیے تھی، وہ بیٹے کے لیے دعا کرتی تھی۔ میں سوچتی ہوں اماں کی دعا قبول ہو جاتی تو میں اس دنیا میں نہ آتی، اور اگر میں نہ آتی تو میں کتنے پیارے رشتے سے محروم رہ جاتی، زندگی کا یہ حسین پہلو اجل رہ جاتا۔ رات کے حسن میں کھو کر وہ بوجھل لہجے میں سیمی سے کہہ رہی تھی۔ سیمی کی نگاہیں دور آسمان کی وسعتوں میں ستاروں کے قافلوں پر بھٹکتی سب سے روشن تارا ڈھونڈ رہی تھی۔ اماں کی دعا کا مقصد کچھ اور تھا،
तुम ने कभी उनकी दुआ का दूसरा रुख जानने की कोशिश ही नहीं की। सिमी ने मोहब्बत से उसके बाल सहलाए। सानिया अपनी रो में बोलने लगी, मैं शिकवा नहीं कर रही, शुक्र कर रही हूँ। सिमी, दुनिया में वालिदैन के रिश्ते का कोई नेमुल बदल नहीं, मगर ये जो बहनों के बीच का रिश्ता है, ये खूबसूरत तरीन है। मैं खुद को खुशकिस्मत तरीन तसव्वुर करती हूँ। क्या ये मोहब्बत इसलिए उमड़ रही है कि कुछ दिनों में मेरी जिंदगी का नया दौर शुरू होने वाला है? सिमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। निगाहें अब भी दूर भटक रही थी। नहीं, ये चांदनी रातों में महबूब शख्सियत का साथ किस कदर खुशकुन होता है, इसी वजह से दिल मोहब्बत से भर रहा है। सानिया भी उसी के अंदाज में जवाब देकर धीरे से हंस दी। सिमी ने उसे मुतवज्जा किया। आओ सानिया, अपना अपना तारा ढूंढते हैं। सिमी के कहने पर उसकी नजरें भी फलक पर उठ गई। वहां बेशुमार सितारों के काफले उतरे हुए थे। चांद तो फलक का झूमर था, सितारों की अफशां मांग में बिखरी हुई थी। दोनों चंद लम्हे देखती रही, फिर सानिया ने उंगली उठाई। वो रहा तुम्हारा सितारा। सानिया ने चांद से जरा सा ऊपर खड़े सितारे की तरफ इशारा किया, जो साइज में सबसे नुमाया था, मगर उसकी रोशनी बहुत ज्यादा नहीं थी। वो तो इतना चमक नहीं रहा। सिमी ने उससे वजाहत मांगी। हाँ, क्योंकि उसके नीचे जरा से फासले पर ये जो छोटा सा सितारा है, ये ज्यादा चमक रहा है, और ये मेरा सितारा है। तुम समझो, ये सानिया है, और वो बड़ा सितारा सिमी। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। चांद तुम्हारे नीचे से और मेरा सितारा इसलिए चमक रहा है क्योंकि इस तक तुम्हारी रोशनी पहुंच रही है। वो तुम्हारी तरफ देख रहा है क्योंकि हर सितारे की चमक उसके साथी की वजह से होती है। मैं तुम्हारी वजह से चमकती हूँ सिमी, वो उसके गले में बाहें डालकर मशहूर कुन अल्फाज में बता रही थी। सिमी पूरी बात सुनने तक खिलखिलाकर हंसती चली गई। और इस रोशनी का नाम क्या है? मोहब्बत की रोशनी, मोहब्बत का सितारा। इंसान हो या सितारा, उसे ताकत और खुशी सिर्फ अपनों के वजूद से मिलती है। सानिया ने अक्लमंदी से बताया, और दोनों उस सितारों को तकती रही। सिमी के सितारे के ऐन नीचे चांद था, और सिमी के दिमाग में सोच आई कि ये चांद कौन होगा जिसकी पेशानी पर सिमी का सितारा जगमगा रहा था। सिमी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। चांदनी इमलतास के पत्तों से आंख मचोली खेल रही थी। सानिया की आवाज में संजीदगी थी कि सिमी सर घुमाकर उसे देखने लगी। पता नहीं तुम सुनकर कैसा महसूस करोगे, मगर वो शमरेज, उसने कहा, वो मुझे पसंद करता है। नजरें झुकाकर उसने बात मुकम्मल की कि सिमी की नजरों का वो सामना नहीं कर सकती थी, जबकि सिमी हक धक रह गई। क्या कह रही हो सानी? शमरेज ने तुमसे कहा? सिमी ने परेशानी से उससे पूछा। जवाब में सानिया चुप रही तो सिमी के लबों से अभी भी कोई आवाज नहीं निकली थी। क्या तुम्हें बुरा लगा है? काफी देर सन्नाटों के रक्स के बाद सानिया ने डरते डरते पूछा। सिमी की खामोशी उसे शर्मिंदा कर रही थी, हालांकि वो कसूरवार भी नहीं थी। फिर भी मुझे कुछ और लगा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शमरेज ऐसा कुछ कह सकता है। सानिया को लगा शायद उसे ये हरकत पसंद नहीं आई, मगर वो ये बात सिमी से छुपा कर नहीं रख सकती थी। वो ऐसा नहीं है सिमी, कुछ गलत मत सोचो। उसने हमेशा मुझे बहुत इज्जत दी है, अपने घर में भी बात की है, मगर मुझे बोझ लग रहा है ये सब खुफिया रखना, इसलिए मुझे बताना पड़ा। मुझे माफ कर दो। सर झुकाकर उसने फौरन माफी भी मांग ली। सिमी ने गहरी सोच से उबरकर सांस लिया था। मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं है सानिया, और तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं कि शमरेज तुम्हें कुछ कह सकता है। ये सब कब से हुआ? हाँ, उसे मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। जो कहना था वो तुमसे कहता। सानिया ने जल्दी जल्दी उसकी तायद की। सिमी ने चौंक कर उसके अंदाज को देखा और मासूमियत पर मुस्कुराने लगी। तुम क्यों बुखलाई हुई हो? अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। दरअसल मैंने कभी सोचा ही नहीं था, इसलिए धचका लगा। सिमी, मैंने उसकी हौसला अफजाई नहीं की थी, मगर उसने कहा वो वक्त आने पर मुझसे जवाब मांगेगा। उसे नोक झोंक की आदत है, मुझे भी तंग करता है, मगर कभी उसने नाजेबा हरकत नहीं की। वो हम दोनों की दिल से इज्जत करता है। तुम जो कहोगी वो सब सही होगा, मगर वो आवारा शख्स नहीं है। आखिर में उसकी बात बहुत धीमी हो गई थी। सिमी ने गहरी सांस लेकर खुद को इस कैफियत से आजाद किया और हल्के फुल्के अंदाज में गोया हुई। तुम वो सब बातें मुझे बता रही हो जो मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। शमरेज बहुत अच्छा है और मुझे भाइयों की तरह अजीज है। यकीनन वो अपने जज्बों में भी सच्चा होगा, मगर उसने जल्दी कर दी है। वक्त आने पर ही सब अच्छा लगता है। लेकिन खैर,
मुझे खुशी है कि तुमने मुझ पर यकीन किया। उसने अपने घर बात कर ली है, तो तुम वहां जाना कम कर दो। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं लगेगा। और शुमाइला ने मुझसे कोई जिक्र नहीं किया, यानी वो ला इल्म है। सो हम तब तक खामोश रहेंगे जब तक वो लोग खुद कदम नहीं बढ़ाते। उसने बड़ी बहन की तरह सानिया को तमाम बातें समझा दी जो उसके लिए जरूरी थी। सानिया ने सब सुनकर पूछा, तुम्हें वाकई बुरा नहीं लगा ना? दिल में डर था। अरे पगली, मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मैं अब समझी कि आसमान पर तुम्हारा सितारा सबसे चमकदार क्यों है। उसे इस बोझ से आजाद करने के लिए सीमी ने शरीर अंदाज अपनाया तो सानिया बुरी तरह झींप गई थी। तुम भी ना सीमी, हमेशा मेरी मोहब्बत पर शक करती हो। तुम्हारी हरकतें जो ऐसी हैं। वो खिलकर हंस दी। चांदनी उन दोनों पर अपना आप निसार कर रही थी। तुम मेरी सबसे प्यारी बहन हो, दुनिया जहां से अच्छी। जानती हो क्यों? क्योंकि हर छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन दुनिया जहां में सबसे अच्छी लगती है। सीमी उसकी नाक पकड़कर दबाई। तुम कुछ ज्यादा ही जोर से लगती हो, कसम से। फरते जज्बात से सानिया झटकर उसके गले लग गई और रात की खामोशी में दोनों की खिलखिलाहटें नो आमोज मोहब्बत की धुन से ज्यादा दिलकश थी। इमलतास के पत्तों में आंख मचोली खेलती चांदनी सब भूल भाल कर उन्हें देखने लगी। उफ़क़ पर चांद चमक रहा था और सितारे मध्यम होकर बुझ रहे थे। चांद का क्या है, वो तो बादशाह है। सितारे आसमान की राख में गुम हो जाते हैं और वो बेनियाजी से चमकता रहता है। ये एक डूबती शाम का मंजर था। शाम रात में बदल रही थी और उस घर से तकलीफ दे कराहों और सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। कभी ये आवाज बुलंद हो जाती और बाहर सहन में बेचैनी से टहलते हाकिम के कानों में पड़ती तो वो बेकरार हो जाता। कितनी देर हो गई थी मगर कोई खुशखबरी सुनने में नहीं आ रही थी। जिंदा उजाला अब तो तारीकी में बदलने जा रहा था। दो वक्त मिल रहे थे मगर हाकिम की टांगें टहलते टहलते शल हो गई। या अल्लाह, उसने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से मदद तलब की। चंद लम्हे गुजरे थे कि चीखों की आवाजें और शिद्दत से गूंजने लगी। हाकिम के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसी लम्हे फूली सांसों और घबराहट भरे तासुरात के साथ दाई बाहिर आई और भागकर हाकिम के पास पहुंची। नहीं हो रहा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मगर अल्लाह को मंजूर। बहुत देर हो गई है, बीबी को जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। शायद, मगर तुमने कहा था कि कोई मुश्किल नहीं है और ऐन वक्त पर अब मैं क्या करूं? हाकिम चीख पड़ा। उसके दिल को किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। तुम ही मुझे बुला आए थे, हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते थे। अब मैं क्या करूं? कभी मसाइल बढ़ जाते हैं। अब मजीद देर मत करो, कहीं कोई नुकसान ना उठाना पड़े। दाई का लहजा बहुत संगीन था। हाकिम को धक्का सा लगा। वो सर पर हाथ मारकर बाल मसलने लगा। ठीक है, तुम यही रुको, मैं अपने दोस्त को बुलाकर लाता हूँ। गाड़ी में ले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, तुम जब तक जाकर देखो। वो हदायत देकर उल्टे कदमों भागा। कानों में मुसलसल कुर्ब अंगेज चीखें गूंज रही थी। बड़ी मुश्किलों से वो अपने दोस्त को ढूंढकर घर आया और किसी के हाथों मदद को आने के लिए सदाम को पैगाम भिजवाया। वो मजबूत दिल का मर्द था मगर उस समय उसे अकेलेपन का शिद्दत से एहसास हो रहा था। उसे खबर होती कि तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी तो वो इतनी लापरवाही ना दिखाता, मगर अब क्या हो सकता था। उसे गाड़ी में सवार करने और हॉस्पिटल ले जाने तक एक एक लम्हा हाकिम का कांटों पर पांव घसीटते कटा था। इमरजेंसी केस था। डॉक्टर फौरन मरीजा को अंदर ले गए जो होशो खुद से बेगाना हो चुकी थी। दर्द की शिद्दत से पहली फनक। हाकिम ने ढाल सा होकर दीवार के साथ खड़ा हो गया। उसका दोस्त ही तसल्ली देने के लिए कंधे पर हाथ रखकर बोला था, फिक्र मत करो यार, अल्लाह से दुआ करो, कुछ नहीं होगा। यह मुश्किल वक्त कट जाएगा, सिर्फ खैर मांगो। वो लब काटता हुआ सर हिलाकर खुले आसमान तले बाहर आ गया। उसका दम घुट रहा था। हाकिम को वहीं बैठे बैठे न जाने कितनी देर गुजरी। हॉस्पिटल के मुख्तसर से अहाते में कोई फकीरनी हाकिम के पास आकर मांगने लगी। हाकिम ने फौरन जेब में हाथ डालकर कुछ नोट उसकी तरफ बढ़ा दिए थे। फकीरनी ने उससे नोट लिए और जाने की बजाय वहीं खड़ी उसे गौर से देखने लगी। क्या हुआ, और चाहिए? हाकिम की परेशानी में डूबी आवाज उभरी। वो अजीब सा मुस्कुराई। नहीं, इंसान भला इंसान को कितना दे सकता है। ये तो वो पाक जात है जो एक बार भी देती है तो मजीद की हाजत नहीं रहती।
तुम यहाँ बीवी के लिए परेशान हो या बच्चे के लिए? हाकिम ने उसे जवाब नहीं दिया और सवालिया निगाहों से उसकी बात समझने की कोशिश करने लगा। वो खुद से ही कहने लगी, बेटा चाहते हो या बेटी? हाकिम ने कोई जवाब नहीं दिया। बोलने वाली जान ही नहीं छोड़ रही थी। जाते जाते भी कह गई, बेटा हो तो जी बिस्मिल्लाह, बेटी हो तो दिल बुरा ना करना। अल्लाह जब राजी हो और खुश भी हो तो बेटी अता करता है। हाकिम के समातों में ये बात गूंजने लगी। बेटी हो तो अल्लाह राजी होता है। जहन में तकरार होने लगी। वो पूछना चाहता था कि बेटा हो, मगर कहने वाली जा चुकी थी और वो जवाब न ढूंढ सका। लम्हा लम्हा आजमाइश बनकर कट रहा था। दिल पर पड़ी भारी सील की तरह वो बेजान टांगों के साथ उठा और कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगा। ये छोटा सा सरकारी हॉस्पिटल था, मगर हर मर्ज के मरीज यहाँ दाखिल थे। इमरजेंसी की सूरत में जिंदगी बचाने के लिए गनीमत डॉक्टर भी मौजूद रहते थे और जरूरी आलात भी मुयस्सर थे। सद्दाम को जैसे ही हाकिम का पैगाम मिला था, वो जल्दी में डेरे से निकल आया था। गांव से हटकर ये एक ही अस्पताल था जहां आसपास के इलाकों से मरीजों को लाया जाता था, इसलिए बगैर उसकी तलाश में परेशान हुए वो सीधा वहीं चला आया। हाकिम उसे बाहर कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब तक तो बच्चे की पैदाइश हो चुकी होगी, वो सोचता हुआ वार्ड में झांकने लगा। तवील सी राहदारी से गुजरते हुए वो वार्ड के दरवाजे से गुजरा तो ठिठक कर रह गया। गैर इरादी तौर पर उठी उसकी नजर पलट ना सकी थी। खुले दरवाजे से नजर आता बिस्तर पर सफेद चादर में वो वजूद उसे शनासा सा लगा कि उसके कदमों में कोई मकनातीसी जंजीर पड़ गई थी। क्या ये? सद्दाम की जुबान ने सरगोशी की, लेकिन ये कैसे मुमकिन था? वो एक औरत का वजूद था। उसका रुख वार्ड के दरवाजे की जानिब था। उसके लिबास पर खुश्क खून के मिटे मिटे धब्बे थे और नाक पट्टियों में जकड़ी थी, जैसे नाक की हड्डी टूट जाने पर मरीज को ट्रीटमेंट दी जाती है। वो यहाँ आमद का मकसद और हाकिम को भूल गया। बेइख्तियारी तौर पर उसके कदम मुतहरिक हुए और अंदर की जानिब भरने लगे। धीरे धीरे चलते उसके दिल ने ना जाने कितनी मन्नतें मुरादें मान ली थी और दिल एक सेकंड में कितनी रफ्तार से धड़क रहा था। मरीज की आंखें बंद थी, रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई, बाल खिचड़ी से, रंगत पीली जर्द, धुंधसी आंखों के नीचे हल्के, और देखकर लगता था कि इसका वजूद फूल होगा, हल्का और वो बेवजन। चेहरे पर न जाने कब की अजियत के निशान भी अभी भी खंडे हुए थे। सद्दाम उसके सर पर पहुंच गया और फिर हॉस्पिटल की छत उसके सर पर टूट पड़ी। वो वही थी, इतने सालों बाद इस हालत में फिर भी दिल का इम्तिहान लेती हुई दूसरी मर्तबा गैर मुतवक्का तौर पर उसके जिंदगी के एक अजीब मोड़ पर टकरा गई। तो वो वही थी, नसीम सहर, बादे सबा, सबा खान, सद्दाम की पहली मोहब्बत, उन सब की जिंदगियों का रोग। तबाहकुन हालत में तो वो इसलिए उसे नहीं भुला पाया था कि जिंदगी में उसकी दूसरी एंट्री होना बाकी था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर का माहौल सर्द खाने जैसा था। हाकिम को लग रहा था, मगर ये ठंडक हाकिम की रीढ़ की हड्डी में घुसती जा रही थी। वक्त बीत चुका था, मगर सुकून की कोई गठरी हाथ नहीं आई थी। वो हाथ मसलते हुए चक्कर काट रहा था। जब दरवाजा खुला और लेडी डॉक्टर बाहर आई, हाकिम तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। डॉक्टर साहिबा, अल्लाह ने आपको बेटे से नवाजा है, उसने आम से लहजे में हाकिम को खुशखबरी सुनाई। हाकिम के जहन में किसी की कही बात कूंदे की तरह लपकी। अगर अल्लाह किसी से राजी हो और खुश भी हो तो उसे बेटी अता करता है। उसने फौरन सर झटका और कुछ कहने के लिए लब वाह किए ही थे कि वो बात मुकम्मल करने लगी। आपकी बीवी को हम नहीं बचा सके, आपने आने में बहुत देर कर दी थी, बच्चा बमुश्किल बचाया गया। आई एम सॉरी। ये अल्फाज भी उसने मशीनी अंदाज में अदा किए। उसके लिए शायद ये मामूली बात थी कि दूर दराज के गांव से ऐसे केस आते रहते थे जिनमें कई औरतें जान की बाजी हार देती, जबकि हाकिम उसके हाथ पहलू में गिर गए, चेहरा स्याह पड़ गया। तो दरअसल वो मौत की ठंडक थी जो हाकिम के दिल को चुभती थी और रीढ़ की हड्डी को काटती थी।